हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस लेखांकन परिपाटियों पर चर्चा करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो यूसेज, कस्टम्स या प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको अकाउंटेंट्स ने सहमति प्रदान की है, अर्थात सबने उनको मान लिया है। तो हम इनको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, तो इसलिए पहले हम इनमें दोनों में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले हम बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे। लीगल पोजीशन क्या है दोनों की, हम ये बात करते हैं। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो लीगली एक्सेप्टेबल हैं, वो कानून के द्वारा उनकी मान्यता है, उनको स्वीकार किया गया है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो गाइडलाइंस हैं जो कि परंपराओं, प्रचलनों और सामान्य सहमति पर आधारित हैं। ये जो यूसेज हैं, जो प्रैक्टिस हैं, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अगर सहमति दे दी जाती है तो ये स्वीकृत हो जाते हैं, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस बन जाती हैं, इनकी लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है लेखांकन वर्सेस वित्तीय विवरण, कौन से कहाँ पे यूज़ होते हैं। जो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो मूलभूत मान्यताएं हैं जिनके आधार पर लेन देनों का लेखांकन किया जाता है और खाते रखे जाते हैं। जबकि लेखांकन परिपाटियों का प्रयोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जिनके अंतर्गत लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम इनके महत्व की बात करें तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं ये समान रूप से, ये समान यूनिफॉर्म नियम हैं जिनका ट्रांजैक्शंस के लेखांकन में सामान्य रूप से पालन किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस की, उन ट्रांजैक्शंस का लेखांकन करने के लिए इनका पालन किया जाना ज़रूरी है, ये किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने लेखांकन अवधारणाएं। इनका प्रयोग अगर ना भी किया जाए तो भी चल जाता है, जबकि इनका प्रयोग करना जरूरी है, किया जाता है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव, रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, जो हमारी लेखांकन अवधारणाएं हैं इनके पालन में व्यक्तिगत निर्णय और पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स किए थे, मैचिंग प्रिंसिपल की बात करें, हम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल की बात करें, एक्रूवल का या बिजनेस का गोइंग कंसर्न का बात करें, तो कोई भी इसको पालन करे, इन कंसेप्ट का कोई भी अकाउंटेंट इनका यूज़ करे, सबके लिए सेम रिजल्ट होंगे, उससे फ़र्क नहीं आने वाला। जबकि परिपाटियों के पालन में व्यक्तिगत निर्णयों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब अब ये आपको समझ में आएगा, अभी हम इनको जो परिपाटी हैं उनको डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको इसको समझ में आएगा कैसे व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, यूनिफॉर्म अडॉप्शन की, समान रूप से लागू किया जाना, तो जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं इनको अनेक संस्थाएं जो हैं वो समान रूप से लागू करती हैं, उनके द्वारा समान रूप से लागू किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस को विभिन्न संस्थाओं द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया जाता, इसमें कुछ लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये इसमें समानता नहीं है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस करते हैं। हमारे पास 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं: कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो कन्वेंशन है वो डिस्कस करते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। ये जो कन्वेंशन है ये कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए या अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए हमें जो हमारे पास सूचनाएं हैं उनका जो है फुल डिस्क्लोज़र, पूरी तरह से हम उनको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। डिस्क्लोज़र जो है फुल होना चाहिए, अर्थात ताकि जो हमारे
इंफॉर्मेशन लेने वाले जो भी पार्टी हैं, इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड पार्टी जो हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, उन सब के लिए जो भी सूचनाएं वांछित हैं वो सारी की सारी सूचनाओं का डिस्क्लोज़र जो है पूरी तरह से किया जाना चाहिए। इस कन्वेंशन की इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि आजकल फुल डिस्क्लोज़र के लिए कंपनीज़ एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न कर दिए गए हैं, उनका प्रावधान उसमें कर दिया गया है। और साथ ही जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके फॉर्मेट भी कंपनीज़ एक्ट में दिए गए हैं। उनके अनुसार जो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया गया है उन्हीं के अनुसार कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके अनुसार वो बनाए जाते हैं। तो ये कन्वेंशन कहती है कि जो भी सूचनाएं हैं उनका पर्याप्त, उनका पूरी तरह से डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए, उनको प्रकट कर देना चाहिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको सारी की सारी ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से क्लियरली मिलें। अब कुछ सूचनाएं अगर ज़रूर वो पॉसिबल ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना, तो उनको फुट नोट के रूप में भी दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। तो उसमें कुछ आइटम हो सकती हैं जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी या संभावित दायित्व। कुछ जो लायबिलिटी हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी हम उनको कहते हैं जो किसी घटना के घटित होने पर अराइज होंगी। ये एक्चुअल में लायबिलिटी हो भी सकती हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं कि कोर्ट में बिजनेस जो फर्म है उसके अगेंस्ट एक लॉ सूट चला हुआ है, कोर्ट में सूट है और फर्म के अगेंस्ट किसी ने दावा किया हुआ है। तो इसके लिए इसको ताकि पता चले लोगों को कि ये सूट चला हुआ है, तो इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे दिखा दिया जाना चाहिए। मान लेते हैं ये 50 लाख रुपए का कोई सूट है, अब ये अगेंस्ट में भी जा सकता है और फेवर में भी आ सकता है। तो इसलिए ये कंटिंजेंट इसलिए हुआ कि अगर ये खिलाफ गया, हार गई फर्म, तो ये लायबिलिटी बनेगी, नहीं तो ये लायबिलिटी नहीं होगी। तो इस तरह के जो भी संभावित दायित्व हैं उनको फुट नोट के रूप में दिखा देना चाहिए। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें टिप्पणी के रूप में देनी चाहिए कि अगर कोई भी जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का कोई जो मेथड है उसमें परिवर्तन किया गया हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं, अगर वो मेथड में कोई चेंज हुआ है तो उनको भी फुट नोट के रूप में दिखा देना चाहिए, टिप्पणी के रूप में लिख देना चाहिए, ताकि जो हमारे इंटरेस्टेड हैं पार्टीज़ में, जो भी पार्टीज़ हैं हमारी इंफॉर्मेशन में, उनको पूरी जानकारी मिले, फुल डिस्क्लोज़र सूचनाओं का उनको हो। तीसरा जैसे होगा कि हमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बुक वैल्यू पे हमें पता है शो होती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अनुसार, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी हमें टिप्पणी के रूप में शो कर देनी चाहिए, ताकि उनकी मार्केट वैल्यू भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को पता रहे। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब दूसरी कन्वेंशन की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सारता की परिपाटी। ये कन्वेंशन कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल हैं उन्हीं को हमें शो करना चाहिए, जिनका कोई मतलब है, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको शामिल करना चाहिए, और जो महत्वहीन सूचनाएं हैं, मटेरियल नहीं है किसी भी रूप में, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। अब ये जो कन्वेंशन है ये इस कन्वेंशन के बिल्कुल एक्सेप्शन में है, इसके अपवाद रूप में है। यहाँ कहते हैं कि हमें फुल डिस्क्लोजर करना है सूचनाओं का, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिर्फ मटेरियल हैं उनका करना, हमें जो इमैटेरियल जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो नहीं देनी है। अब हम एक डेफिनेशन करते हैं कि मटेरियल किसको कहेंगे। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। इनका कहना है कि हम किसी भी सूचना को मटेरियल तभी कहेंगे अगर हमें ये पता हो, या जो भी इन्वेस्टर हैं जिनको ये सूचना मिली है उस सूचना के कारण उन इन्वेस्टर के डिसीजन में कोई चेंज आए। मान लेते हैं ए एक पर्सन है
उसे कोई अकाउंटिंग जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली और इस इन्फॉर्मेशन के कारण उसका जो डिसीजन था उस डिसीजन में कोई चेंज होता है, कोई भी ऊपर नीचे कम जो भी किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, अगर वो डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन के बिना जो डिसीजन ले रहा था वो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी वही डिसीजन है, इसका मतलब इस इन्फॉर्मेशन से उसके डिसीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसको मटेरियल नहीं मानेंगे, ये इमैटेरियल होगा। तो जो इमैटेरियल चीज़ें हैं वो शो नहीं करनी चाहिए। अब ये जो है फर्म टू फर्म डिफ़र करेगा, किसी चीज़ के लिए या किसी फर्म के लिए कोई सूचना मटेरियल हो सकती है, किसी के लिए मटेरियल नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें छोटे छोटे औजार हैं किसी फर्म के लिए, अगर छोटे जो औजार हैं वो छोटी जो फर्म है उनके लिए मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन अगर एस्कॉर्ट लिमिटेड जैसी एक बहुत बड़ी फर्म की अगर बात करें तो उसके लिए ये इमैटेरियल होंगे। दूसरा, ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अनुसार भी इनमें फ़र्क हो सकता है मटेरियल और इमैटेरियल में। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है 500 रुपये का, और दूसरा है कैश में डिफरेंस आता है 500 रुपये का, तो इनमें से हम किसको मटेरियल माने इमैटेरियल माने, किसको नहीं माने। अब अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये सामान की कीमत लगाने का मामला है, जो सामान बचा हुआ है उसकी कीमत है, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, मेथड के अनुसार डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए ये कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं है। जबकि कैश का जो बैलेंस है वो हर हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि कैश रिसीट्स और पेमेंट जो सब कुछ रिकॉर्ड में होती हैं, तो इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस आ जाता है तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम मटेरियल मानेंगे। तो ये है हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जिसके अनुसार जो इमैटेरियल इन्फॉर्मेशंस हैं उनका शो करना ज़रूरी नहीं है, और ये इन एक्सेप्शन टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। थर्ड जो हमारी कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। ये जो कन्वेंशन कहती है ये सतर्कता, ये सुरक्षा के मापदंड को लेकर चलती है, इसके अनुसार सतर्कता बरती जाती है। और ये कन्वेंशन कहती है कि हमारे जो भी लॉस या हानि हैं, लॉस हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं, और दूसरी तरफ हैं कोई भी गेन हो अगर, तो ये देखो कहेगी क्या, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कहती है कि जो भी एक्सपेक्टेड हमारे एक्सपेंसेस या लॉस हैं उन सबको हमने कंसीडर करना है, और जो फ्यूचर में होने वाले यानी प्रोबेबल गेन हैं जो, उनको हमने कंसीडर नहीं करना है। अर्थात हमने सुरक्षा या कंजर्वेटिज्म लेके चलना है, सतर्कता को लेके चलना है, जिसके अंतर्गत ये जो हमारी कन्वेंशन है ये कहती है कि फ्यूचर में होने वाले सारे इनकम या गेन उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो हो नहीं जाते, जबकि फ्यूचर में होने वाले कोई भी प्रोबेबल लॉस या एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम कंसीडर करेंगे, उनकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, या इसमें एक दूसरा ये भी है कि अगर कोई मेथड है अकाउंटिंग के जिनके तहत हमने उस मेथड, और उसके कई मेथड हैं, तो हमने उस मेथड को अडॉप्ट करना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे कम से कम लीस्ट फेवरेबल प्रभाव जो है वो डालता है, यानी कि कम से कम फेवरेबल, जिसका फ़ायदा कम से कम होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पे जो इसका मेथड है, जो इसमें हम लेते हैं मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू।
विच एवर इज लेस, दोनों में से जो हमारे पास कम वैल्यू होगी उसको हम लेते हैं। तो ये सतर्कता की परिपाटी के अनुसार ही है। दूसरा, इसी परिपाटी के अनुसार हम प्रोविज़न बनाते हैं जो क्योंकि बिजनेस जो हैं वो उधार माल बेचते हैं और उधार माल बेचने के कारण ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा बिजनेस को मिल जाए, और जब सारा पैसा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जो है कुछ न कुछ पैसा डूबने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और उस संभावना को पहले से ही, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उसके लिए धीरे धीरे प्रॉफिट में से हर साल कुछ न कुछ परसेंटेज जो है हमारे प्रॉफिट या डेटर्स का वो प्रोविज़न बना लिया जाता है, ताकि जब भी कोई पैसा डूबे, बैड डेट्स हों, तो वो इसमें से एडजस्ट कर लिया जाए। तीसरा, इसी का एक एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म का, कि जो फर्म के पास बिजनेस जो है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़ लेते हैं, तो उनमें जितनी अमाउंट पे कर दी जाती है उसको शो करने की बजाय जो सरेंडर वैल्यू होती है पॉलिसीज़ की, केवल उसको ही बुक्स में शो करते हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है प्रोविज़न फॉर पेंडिंग लॉ सूट। फर्म के पास बिजनेस के अगेंस्ट कोई लॉ सूट चला हुआ है और उस लॉ सूट में, उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, विन और लूज़ की सिचुएशन हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी, लेकिन फिर भी उस पेंडिंग सूट के लिए प्रोविज़न पहले से बना लिया जाता है सतर्कता की परिपाटी के अनुसार। तो हमारे पास ये एग्जांपल हैं, 4 एग्जांपल हमने किए हैं कि सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो हम करते हैं वो करते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू, जो हमारी लागत है वो, या फिर उनसे कितना पैसा रियलाइज हो सकता है, मिल सकता है स्टॉक से, उसमें से दोनों में से जो कम होगा उस वैल्यू पर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। फिर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसके लिए एडवांस में प्रोविज़न बना लिया जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं, और कोई भी अगर लॉ सूट है उसके लिए एडवांस में प्रोविज़न बना लिया जाता है। तो ये जो हमारी कन्वेंशन है इसको हमें बड़े सतर्कता से यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको अगर अंधाधुंध बिना सतर्कता के, बिना ध्यान से अगर लागू कर दिया जाए तो ये फर्म के अंदर सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो सकते हैं, जानबूझ के रिजर्व, गुप्त जो है कोष, वो निर्माण उनका हो सकता है, और उनसे बचने के लिए ये जो हमारी परिपाटी है इसका बड़े ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसमें हमें इसका इस्तेमाल करते हुए देखना चाहिए कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं तो वो प्रॉफिट जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा कम ना हो जाएं, और इसी प्रकार अगर इसका ज़्यादा यूज़ हम करें तो हमारी जो बैलेंस शीट में है, हमारी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान से यूज़ करने की आवश्यकता होती है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसके तहत हमने 3 कन्वेंशन की बात की है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, जो कि ये कहती है कि बिजनेस को जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स के लिए, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सारता की परिपाटी, ये कहती है कि जो लिस्ट फेवरेबल, जो लिस्ट इम्पोर्टेंट जो आइटम हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं, या तो उनको छोड़ दिया जाता है या फिर अन्य जो आइटम हैं उनमें ऐड करके उनको दिखा दिया जाता है। और तीसरी जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, इसके तहत बिजनेस जो है भविष्य में होने वाली हानियों को तो कंसीडर करते हैं और भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ को वो कंसीडर नहीं करते। ये सतर्कता या सुरक्षा की जो परिपाटी है ये है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।